मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का नजर आता है जो कि काफी लंबे अरसे से इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई कर रहा है। इसका नाम है सत्येंद्र दुबे उर्फ सत्तू। इंजीनियरिंग में एडमिशन का सपना इसके पापा का है जिसको इसने पूरा करना है क्योंकि ये मोटी तनख्वाह, सूट और गाड़ी का कंफर्म टिकट है। इसके पापा ने इसे भारत की शिक्षा मंडी यानी कि कोटा में एसी वाला रूम दिलाया है। उसके लैंडलॉर्ड को सत्तू को बाहर से चीजें लाकर देने का 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। ये वो टाइम बचाने के लिए जिसमें कि वो 3 बड़े सवाल कर सकता है। दोस्तों, हमारे यहाँ बच्चे एग्जाम में चीटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सीखने से ज्यादा नंबरों की कदर करता है। इस मूवी का नाम है व्हाई चीट इंडिया, जो कि 2018 में आई है। और जरा धीरज रखिएगा क्योंकि हमारे इमरान हाशमी भाई की एंट्री थोड़ी लेट होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब सत्तू अपने पापा के साथ कोटा से घर आता है। घर में उसकी एक जवान बहन होती है जिसकी शादी की उम्र होती है और उसके पापा इतने सख्त होते हैं कि दोस्तों के पास जाने के लिए भी उसे इजाजत लेनी पड़ती है। कुछ ही दिन बाद वो अपने घर से सुबह सुबह पूजा करके निकलता है क्योंकि आज वो दिन था कि जिसमें सत्तू ने अपने पिछले 4 साल जितनी भी पढ़ाई की थी उसका फैसला उसके अगले 3 घंटे के एग्जाम में होने वाला था। और वहाँ पर वो सब कुछ होता है जो कि एग्जाम से पहले हो रहा होता है। और अगर सत्तू इंजीनियरिंग का ये एग्जाम पास कर लेता है तो वो बाकी की जिंदगी अपने पापा के सपने को अपनी किस्मत मानकर जिएगा। वहाँ पर सत्तू एक लड़के की कलाई पर पट्टी देखता है। साथ बैठा लड़का उससे कहता है कि पढ़ाई के डर से इसने अपनी नस काट ली थी, लेकिन इसके पापा पूरे हरामी हैं, पट्टी कराकर यहाँ पर ले आए। जिसके बाद सत्तू अपना एग्जाम देता है। घर आने पर वो माँ के पूछने पर कहता है कि पास होंगे या फेल ये तो देखेंगे। ये सुनकर उसके पापा गुस्से में कहते हैं कि एग्जाम पास होना चाहिए। उसकी बहन का नाम होता है नुपुर। वो कहती है कि सिर्फ एक ही इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, आपने क्या बखेड़ा खड़ा कर रखा है। जिस पर वो कहता है कि बखेड़ा खड़ा करने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं तुम्हारा बाप है। दिन भर सही गलत करके जब मैं घर आता हूँ तब तुमने बखेड़े के बारे में कभी पूछा। अब ये सुनने पर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दिन गुजर जाते हैं और सत्तू को डर लगने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन वो पास हो जाता है। ये खबर सुनकर उसके पापा का चेहरा खिल उठता है। वो खुश होते हुए ये जाकर घर में सबको बताते हैं और उन सबको मीठे लड्डू भी खिलाते हैं। वहाँ के राजनेता सत्तू को साथ लेकर पूरे इलाके में रैली निकालते हैं क्योंकि पूरे इलाके में वो पहला लड़का था जिसने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस पास किया था। वो उसकी फैमिली को तोहफे देता है और सत्तू को कैश प्राइज देने के साथ साथ अखबार में छपवाने के लिए उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाता है। वो थिएटर में एक पिक्चर देखने जाते हैं जहाँ पर 3 गुंडे आकर उनको उनकी सीट से उठा देते हैं, लेकिन एक आदमी वहाँ से नहीं उठता। जब वो उसे पिस्तौल दिखाते हैं तो पिस्तौल निकालने का मौका दिए बगैर वो उन्हें लात मार देता है और सारे सिनेमा में बैठे लोगों के सामने उनकी ठुकाई कर देता है। जिसके बाद पुलिस उसे वहाँ से अरेस्ट करके ले जाती है और फिर सत्तू अपनी सीट पर बैठकर बाकी की पिक्चर एंजॉय करता है। और इस तरह हमारे इमरान हाशमी भाई की मूवी में एंट्री होती है। पुलिस से निपटने के बाद वो सीधा सत्तू के घर पहुँच जाता है। तब नुपुर पहली दफा उस आदमी को देखती है। वो सत्तू के साथ एक ढाबे पर जाता है। दोस्तों, जब सत्तू नेताजी के साथ रैली पर था तब किसी ने इसके पास होने की खबर इस आदमी को कर दी थी। जब सत्तू उसे बताता है कि मेरा 287 रैंक आया तो वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि पहली बार में लाखों बच्चों में 287 रैंक लाना बहुत बड़ी बात थी। वो सत्तू से 3 बातें पूछता है जिसका जवाब देते हुए सत्तू कहता है पापा ने मुझे कर्जा लेकर पढ़ाया है, बहन की शादी होने वाली और माँ की भी तबीयत खराब रहती है, मैं सिर्फ 5 घंटे सोता था और बाकी का सारा वक्त पढ़ाई करता था। काफी बातें होने के बाद वो उससे कहता है मौके खत्म हो जाएंगे, ये साली जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। जाते हुए वो सत्तू को अपना नंबर देता है और अपना नाम राकेश सिंह उर्फ रॉकी बताता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम 50,000 आसानी से कमा लोगे। वो उससे पूछता है कि कैसे, लेकिन वो बिना बताए ही चला जाता है। अब सत्तू अपनी बहन की शादी और अपने बाप के कर्ज के बारे में सोचने लगता है और वो रॉकी को फोन करके दोबारा बुला लेता है। रॉकी उससे कहता है कि एग्जाम हॉल में कितने बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल खाली बैठे होते हैं, कैसा रहे अगर कोई और जाकर उनकी जगह पर पेपर दे दे। तुम उन्हें अपने ज्ञान का फायदा दो, वो तुम्हें अपनी अमीरी का फायदा देंगे। वो पैसों की गड्डी सामने रख के कहता है पॉइंट ये है कि तुम अक्लमंद के अलावा नकलमंद बन सकते हो या नहीं। तुम्हें गर्लफ्रेंड का भी शौक होगा लेकिन न्यूटन का 4th लॉ है कि गरीब से कोई प्यार नहीं करता। तुम लाखों में कमाओगे लेकिन 4 साल बाद। ये सब बातें सत्तू पर गहरा असर डालती हैं। घर आने पर सत्तू को एक कोचिंग सेंटर से 15,000 का ऑफर आता है और उसके पापा भी उसे हाँ करने का कहते हैं ताकि घर गृहस्थी के मामलों में वो भी अपने पापा का हाथ बटा सके, लेकिन वो कहता है कि मुझे दूसरा अच्छा ऑफर आया है। दोस्तों, रॉकी अपना धंधा एक फोटो स्टूडियो के पीछे चलाता था और वो स्टूडियो उसी लड़के का था जिसने सत्तू के पास होने की खबर रॉकी को की थी। इसका नाम बबलू है और ये रॉकी का राइट हैंड है और उसके ऑफिस की दीवार पर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के सर्टिफिकेट भी लगे हुए थे। एक बाप अपने बच्चे को पास करवाने के लिए रॉकी के पास आता है। रॉकी उनसे पूरा भरम रख के बात करता है क्योंकि इसे सत्तू पर बहुत भरोसा था। रॉकी उस लड़के की शक्ल को सत्तू की शक्ल में एडजस्ट करके एक नई रोल नंबर स्लिप तैयार करता है और उनसे आधी पेमेंट एडवांस में लेता है और बाकी की पेमेंट रिजल्ट के बाद मिठाई के साथ लेने का कहता है। अब सत्तू उस लड़के का पेपर देने जाता है जबकि वो अपने दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहा होता है और सत्तू की वजह से वो लड़का पास हो जाता है। वो दोनों मोबाइल पर पैसों की बात करते, रॉकी नकली रोल नंबर स्लिप्स तैयार करता और सत्तू जाकर एग्जाम देकर आता और इस तरह सत्तू अच्छे खासे
पैसे कमाने लगता है। सत्तू के घर वालों को लगता था कि रॉकी का एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पर सत्तू पढ़ाता है। सत्तू पूरे कोटा में एक स्टार बन चुका था और सिर्फ पैसे के सर पे रॉकी सत्तू की फैमिली में भी घुस चुका था और दूसरी तरफ नुपुर रॉकी को चाहने लगी थी। सत्तू के अलावा भी रॉकी का सिस्टम बहुत बड़ा था। वो एक आदमी से 15 लाख की डील करता है ये यकीन दिलाकर कि उसके बेटे के एंट्रेंस के एग्जाम के बाद के भी मामलात वो खुद संभालेगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब इंस्टीट्यूट में उसकी रैगिंग होने लगती है तब रॉकी के लौंडे उसे बचा लेते हैं और जब टेस्ट होते हैं तो रॉकी के लड़के उसे हर तरह से चीटिंग करवाते हैं। रॉकी सबसे कहता होता है कि अगर मैं आपके पैसे लेकर भाग जाऊं तो आप मुझ पर पुलिस केस करवा सकते हैं। एक आदमी का बेटा फेल हो जाता है। जब वो रॉकी को कॉल लगाता है तो उसका नंबर बंद जा रहा होता है, जिस पर वो पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि उसके पास रॉकी नाम के अलावा कुछ भी नहीं होता। पुलिस वाला केस बनाने से इनकार कर देता है और दूसरी तरफ सत्तू भी एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहा था। रॉकी सत्तू के साथ एक शादी पर जाता है जहाँ पर नुपुर उसे दोबारा मिलती है। वो उन सबको वापस छोड़ने जाता है जहाँ पर उन दोनों के दरमियान बात होती है, लेकिन रॉकी कभी भी नुपुर के मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था। अब सत्तू कॉलेज जाता है और हम जानते हैं कि कॉलेज में एंजॉय सिर्फ रईसों के बच्चे करते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को तो अपनी जिंदगी की पड़ी रहती है। कॉलेज में जाते ही कुछ लड़के उसकी फोन पे बात करवाते हैं और रॉकी उससे कहता है कि तुझे कुछ भी चाहिए हो तो इनसे कह देना। सत्तू को अब अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों को पास करवाने के लिए भी पढ़ना था। वो वहाँ पर एग्जाम देता था जहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा होता था चीटिंग नहीं करनी। वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा था और एंजॉय करने के साथ साथ वो अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहा था। नुपुर के लिए रिश्ते आ रहे थे जिनके वो बार बार ठुकरा नहीं सकती थी। वो रॉकी को कॉल करती लेकिन हमेशा की तरह वो उसका कॉल काट देता। अब सत्तू हवाई जहाज में बैठकर एग्जाम देने के लिए कलकत्ता जाता है जहाँ पर उसकी कमाई डबल होने वाली थी। वहाँ रॉकी ने रूम के साथ साथ सत्तू के लिए रंगीन रात का बंदोबस्त भी किया था। रॉकी अपने काम काज छोड़कर अपने घर जाता है जहाँ पर उसके पापा उससे मिलते ही शिकायतें करना शुरू कर देते हैं और घर पर उसकी एक बीवी भी होती है। कुछ ही देर में अमेरिका से उसका छोटा भाई आता है जिसके स्वागत में पूरी फैमिली वहाँ पहुँच जाती है और उसकी बीवी भी विलायती होती है क्योंकि उसका छोटा भाई अमेरिका में सर्जन था। उसके पापा सिर्फ उसकी ही तारीफ करते थे। सारा घर उसके सर पे चलता था लेकिन उसके बाप की नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसकी शादी सिर्फ नाम की शादी थी और वो अपनी बीवी से भी खुश नहीं था। रात को होटल में रेड पड़ जाती है और पुलिस वाले सत्तू को वहाँ से उठा लेते हैं, जिसके बाद सुबह रॉकी के लड़के उसे वहाँ से छुड़वा लेते हैं। सत्तू रॉकी से कहता है कि आपने तो कहा था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, जिस पर वो उसे ये कह के तसल्ली देता है यहाँ का रिवाज है कि सो लगाओ तो मामू आ जाते हैं, सो थमाओ तो चले जाते हैं। रात को रॉकी जब अपने घर की शादी संभाल रहा होता है तब सत्तू के पापा की उसको कॉल आती है। वो बताते हैं कि सत्तू को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, जिस पर वो गुस्से में अपने लड़कों को कॉल करता है। वो बताते हैं कि उस पर आपके एग्जाम्स का और उसके खुद के एग्जाम्स का बहुत ज्यादा प्रेशर था। उसके पास से ड्रग्स मिले थे। वो सारी रात पढ़ाई करता था और सारा दिन नशा करता था। हमने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। कमरे में बंद सत्तू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की वजह से ड्रग्स का हैवी डोज ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। नुपुर से बात करते हुए रॉकी उसे अपनी बीवी के बारे में बता देता है और कहता है कि सत्तू के लिए मैंने कतर में नौकरी फिक्स कर दी है, जिस पर नुपुर ये कह के वहाँ से चली जाती है कि आज के बाद आपको अनचाहे SMS नहीं आएंगे। दोस्तों, जब सत्तू का इलाज चल रहा होता है तब उन बच्चों को प्राइजेस मिल रहे होते हैं जिनके पेपर सत्तू ने दिए थे और उसके ठीक होने के बाद रॉकी उससे मिलने आता है और उसकी कतर की नौकरी के लिए उसे सर्टिफिकेट देता है और जाते हुए वो उसके पापा को एक पैसों का लिफाफा भी देता है। अब सत्तू नौकरी करने के लिए अपने परिवार छोड़कर कतर के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ रॉकी सत्तू का चैप्टर क्लोज करने के बाद अपना धंधा और अपनी रिहाइश सब कुछ बदल देता है। अब रॉकी के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने वाले लोगों की तादाद बढ़ चुकी थी, लेकिन एक भी सबूत न होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ ही समय बाद बबलू की शादी होती है और उसकी सालियां उससे पैसों की मांग करती हैं, जिस पर रॉकी अपने फ्लैट से पैसे लेने के लिए जाता है, लेकिन उसके दरवाजे पर पुलिस आती है और उसे वारंट दिखाकर अंदर घुस जाती है। रॉकी उन्हें अपने जान पहचान वालों का बताता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो उसके फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारते हैं और फिर वे कमरे का दरवाजा खोलते हैं कि उनको एक पैसों का बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है। अब ये देखकर वो पुलिस वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एक रात जेल में गुजारने के बाद सुबह वकील रॉकी को छुड़वा लेता है। जो पुलिस वाला रॉकी को पकड़ता है उसका नाम होता है कुरैशी और रॉकी थाने में कुरैशी साहब के बिल्कुल बराबर में बैठता है। कुरैशी उससे कहता है कि तुम जो मर्जी कर लो, हमारे जैसी ईमानदारी तुम्हारी हैसियत से बाहर है, जिस पर रॉकी कहता है कि मैं इज्जत करता हूँ आपकी ईमानदारी की। आपका बेटा 2 दफा इंजीनियरिंग में रह गया, अभी आप प्राइवेट कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं, वो देंगे आपकी ईमानदारी को देख के आपके बेटे को एडमिशन। अपने बेटे को ओपन मोड लेने दीजिए ताकि बुढ़ापे में उसके चेहरे पर यह न देखना पड़े कि बाप ने ईमानदारी के चक्कर में मेरी बलि चढ़ा दी। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़े नेता जतिन जी आते हैं जो कि कुरैशी को डांटते हैं और रॉकी से सॉरी बोलते हैं। रॉकी उन्हें वहाँ से नमस्ते करके चला जाता है और कुरैशी का चेहरा देखने लायक होता है। अब कुरैशी के बेटे का इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है। वहाँ का इन्विजिलेटर सभी बच्चों से पैसे लेता है, लेकिन वो पैसे नहीं देता क्योंकि उसे सारा पेपर आता था। पूरे रूम में चीटिंग होती है लेकिन वो सारा पेपर खुद करता है। पैसे न मिलने की वजह से वो इन्विजिलेटर उसका पेपर फाड़ देता है। कुरैशी का बेटा जब मेहनतें करते हुए वहाँ से बाहर आ रहा होता है तब रॉकी उसके मुंह पर जोरदार चिमाट मारता है और सारे पेपर हवा में उड़ जाते हैं। जब सेंटर के सारे बच्चे वहाँ आते हैं, रॉकी उनके पेपर पकड़कर अपने दूसरे हाथ में लेटर
लेटर चला लेता है और फिर सेंटर का सुपरवाइजर आकर सारी स्थिति संभाल लेता है। रॉकी की वजह से उस बच्चे का पेपर वो इन्विजिलेटर करता है जिसने उसका पेपर फाड़ा था। जब कुरैशी को ये सब पता चलता है तो वो अपने बच्चे को जोरदार थप्पड़ लगा देता है। रॉकी ने तो थाने में ही जंग छेड़ दी थी, लेकिन अब कुरैशी की तरफ से भी जंग छिड़ चुकी थी। काफी ज्यादा समय गुजरने के बाद रॉकी बबलू से कहता है, अब हम एमबीए का गेम खेलेंगे जिसमें कमाई पहले से डबल होगी। पैसा मुझे लखनऊ की जेल में जाने से रोक नहीं पाया और अब खेल है पावर का। पावरफुल वो होता है जो अपने हिसाब से कानून बनाता है। मजा तो तब आएगा जब हर महकमे में कलम चलाने वाला मेरा एहसान मानता होगा। मुंबई में जब वो अपनी एमबीए की डील्स कर रहा होता है तब वो एक इंस्टीट्यूट में नुपुर को अपने सीनियर से डांट खाते हुए देखता है। वो उसके सीनियर से कहता है कि मैडम से धीरे से बात करो। वो उसे अपना फोन नंबर देता है और इस दफा जाते हुए रॉकी भी पीछे देखता है और नुपुर भी मुड़ के पीछे देखती है। अब रॉकी बिना बात के मुस्कुराने लगा था और इस दफा वो नुपुर को मैसेज करता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और रॉकी उसे अपनी सच्चाई बता देता है। वो उससे कहता है कि मेरी शादी सिर्फ नाम की शादी है। पापा मुझे नालायक समझते थे, उन्हें लगता था कि मैं अपने लिए लड़की भी नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन अब वो मुझे मिल गई है। और ये सुनकर नुपुर भी खुश होती है। वो दोनों एक साथ वक्त बिताने लगते हैं। रॉकी अपना नया कोचिंग सेंटर खोल लेता है और उसकी प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। नुपुर ने शादी की जगह नौकरी करना चुना था और उसे अपने सीनियर से डांट खाते हुए देखकर रॉकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपनी तरक्की के लिए नुपुर एमबीए कर सकती थी, लेकिन उसके लिए वो बहुत मुश्किल था, जिस पर रॉकी उसके लिए कुछ करने का सोचता है। कुछ गुंडे रॉकी को उसका पैसा वाइट करने की ऑफर करते हैं और उससे कहते हैं कि हमें अपना शेयर होल्डर बना लो, लेकिन रॉकी उन्हें मुंह पर ही मना कर देता है। रॉकी बबलू से कहते हैं कि अब तुम एक होटल का पूरा फ्लोर खरीदोगे। वहीं वो गुंडे भी रॉकी पर नजर रख रहे होते हैं। इस दफा रॉकी के पास अलग अलग शहरों से 3 बुद्धिमान लड़के थे और रॉकी की बदौलत वो जहाज में बैठकर मुंबई आते हैं। बबलू के ससुर जी एक बहुत बड़े बैंक मैनेजर होते हैं। रॉकी उनके साथ एक गेम चलाता है। कुछ ही समय बाद जब सरकारी लोग बैंक के लॉकर रूम से बाहर आते हैं तब वो उनके साथ बैंक के लॉकर रूम में जाता है और जो लिफाफा वो सरकारी लोग रख के गए थे उसे बाहर निकालकर उसके स्टैंप की तस्वीर खींचता है और एक दूसरे आदमी को सेंड करता है जो कि उस तरह की स्टैंप बनाने लगता है। जब रॉकी वो इनवेलप खोलता है उनके पसीने छूटने लगते हैं। वो एमबीए के पेपर्स की तस्वीरें खींच लेता है, जिसके बाद रॉकी बाहर एक आदमी से स्टैंप लेकर आता है। इनवेलप में पेपर्स को वापस डालता है, उस पर मोम पिघलाकर गिराता है और वो स्टैंप लगा देता है और फिर वो इनवेलप ऐसे हो जाता है जैसे वो खुला ही नहीं। और ये काम रॉकी सिर्फ आधे घंटे में करता है। लड़के मुंबई पहुंच चुके थे और इस दफा के गेम में रॉकी का अपना पूरा स्टाफ था और साथ ही साथ वो गुंडे भी रॉकी पर नजर रखे हुए थे। तीनों लड़के एमबीए के पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। रॉकी अब बहुत बड़ा खेल खेलने वाला था। अब रात हो जाती है और रॉकी के क्लाइंट्स आने लगते हैं। उनका स्टाफ या तो उनके नंबर या तो उनके घर के नंबर पर कॉल करता और अगर कॉल कनेक्ट होती तो ही उन्हें एंट्री मिलती। एक आदमी के दोनों नंबर बंद जा रहे होते हैं, जिस पर वो जासूसी के शक में उसे बाथरूम में ले जाकर दबोच लेते हैं, लेकिन उसके घर के नंबर से कॉल आ जाता है और वो बच जाता है। लड़कों ने पेपर सॉल्व कर लिया था और उन्हें पूरा यकीन था कि सारे जवाब बिल्कुल सही हैं, जिसके बाद उनकी अय्याशी का इंतजाम होता है। अब रॉकी हॉल के स्टेज पर जाता है। वहाँ पर बैठे लोगों में एक आदमी समझदारी वाला सुझाव देता है, जिस पर रॉकी साफ साफ कह देता है कि अगर किसी और के पास भी सुझाव है तो वो बाहर जा सकता है। वो उन्हें पेपर्स नहीं देता बल्कि 1A 2B 3C करके सारे आंसर्स बताता है। आंसर्स बताते हुए रॉकी के पास कुछ मोबाइल्स कॉल्स पर लगे होते हैं, जिसकी वजह से रॉकी की आवाज चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और कई और शहरों में जा रही होती है। वाकई में इस दफा रॉकी एक ही दफे में 10 करोड़ कमाने वाला था और उन लड़कों को रॉकी इतना पैसा और इतनी यशी करवाता है कि उनकी तरफ से दगाबाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वहाँ से जाते हुए उसे उसी गुंडे के पंटर लोग मिलते हैं। उसे बंदूक दिखाकर पूरी आंसर शीट ले लेते हैं, जिसके बाद रॉकी कॉल करके जतिन जी को इस बारे में बताता है और फिर वो सीटी बजाते हुए स्नेक वाली गेम खेलने लगता है। जतिन उस गुंडे की कान पट्टी पर बंदूक रखवा के कहता है कि अपनी औकात भूल गए, जिसके बाद वो गुंडे पेपर भी वापस करते हैं और सॉरी भी बोलते हैं। वहाँ से रॉकी सीधा अपने प्यार नुपुर के पास जाता है और उससे एमबीए की आंसर शीट देता है, जिस पर वो कहती है कि मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। और फिर नुपुर को यकीन दिलाने के लिए हमारे रॉकी भैया उसको पूरा एमबीए का पेपर दिखा देते हैं। एकदम से गाड़ी की लाइटें चलती है और नुपुर उससे उसका मोबाइल छीनकर नीचे फेंक देती है। वो रॉकी को पकड़ लेते हैं और फिर कुरैशी नुपुर के साथ आकर खड़ा हो जाता है और ये देखकर हमारे रॉकी भैया के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, कतर जाने से पहले सत्तू ने अपनी बहन को चीटिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था और रॉकी ने उसे जो सर्टिफिकेट दिया था वो उसने वैसे ही बनाया था जिस तरह वो नकली रोल नंबर स्लिप्स तैयार करता था। और कतर में जहाँ पर वो अपनी नौकरी कर रहा था उन्हें इस बात का पता चल जाता है और वो उसे वहाँ से निकाल देते हैं। घर आने पर उसके पापा उससे मुंह मोड़ लेते हैं और उसे अपने आप से नफरत हो जाती है, क्योंकि उसका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और फिर एक दिन सत्तू तंग आकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। कुरैशी जी उसके अंतिम संस्कार में आए थे और वहाँ पर वो नुपुर से मिले थे। रॉकी को पकड़वाने के बाद नुपुर बहुत ज्यादा रोने लगती है और रॉकी भी बिना कुछ किए अपने आप को गिरफ्तार करवा लेता है। तब उसे सत्तू के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं। अगली सुबह एमबीए के पेपर की लीक होने की खबर छप जाती है और हमारे रॉकी भैया पर कोर्ट का मुकदमा चलता है। वहाँ पर स्टूडेंट्स भी आए होते हैं। वकील कहते हैं कि आपने हजारों डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जिंदगी बर्बाद की और उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जिनके पास अपने माँ बाप का मोटा पैसा
ऐसा था। रॉकी कहता है कि वैसे भी ये सिस्टम स्टूडेंट्स के मुंह पर एक थप्पड़ है। लाखों कैंडिडेट्स हैं और आप उन्हें सिर्फ कुछ हजार सीटें देते हैं। जब सीटें बढ़ती हैं तो वही अनडिजर्विंग डिजर्विंग बन जाते हैं और इस बात पर वहाँ पर बैठा हर स्टूडेंट इत्तेफाक करता है, जिस पर वो वकील कहता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं और आपके बनाए हुए सिस्टम में सत्येंद्र दुबे अपनी जान खो बैठा। यह सुनने पर रॉकी खामोश हो जाता है और वो वकील जज से कहता है कि इनके इंजीनियर्स गिरने वाले ब्रिज बना रहे होंगे और इनके डॉक्टर्स अपना बिजनेस चला रहे होंगे। वहाँ पर नूपुर भी होती है जो कि उसे देख रही होती है और रॉकी भी उसे देख रहा होता है। अब रॉकी को जेल हो जाती है, लेकिन जेल उसके लिए जेल नहीं बल्कि अपना घर जैसा होता है। उसे उसके पापा मिलने आते हैं और तभी जेलर का बेटा उसके लिए मिठाई लेकर आता है जिसका उसने इंजीनियरिंग में करवाया था। उसके पापा उससे कहते हैं कि अब मैं अपना सर उठाकर नहीं चल सकता क्योंकि अब लोग मुझे 420 बेटे का बाप इंद्रजीत सिंह कहते हैं। जिस पर जतिन जी कहते हैं कि आपका बेटा स्टूडेंट्स में गॉड फादर बन चुका है और मामले से मीडिया की नजर उठने दो, फिर आराम से बेल करा लेंगे। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि मेरा नाम अपने नाम के साथ घसीटने की सोचना भी मत। और फिर कुछ ही समय बाद रॉकी अपने पापा के नाम से एक इंस्टीट्यूट खोलता है जिसका उद्घाटन खुद उसके पापा करते हैं और पहली दफा वो लोगों के सामने अपने बेटे राकेश की तारीफ करते हैं। दोस्तों, रॉकी एक खिलाड़ी है। खिलाड़ी कभी रिटायर नहीं होता, बस उसका मैदान बड़ा हो जाता है और उद्घाटन पर एडमिशन के लिए उसके इंस्टीट्यूट में बच्चों की लाइनें लग जाती हैं। दोस्तों, सर्वे के मुताबिक इंडिया में मुंबई IIT में 50% बच्चे ये मानते हैं कि उन्होंने चीटिंग की है। सिर्फ 7% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो कि नौकरी कर पा रहे हैं। इंडिया में 297 नकली टेक्निकल कॉलेजेस और 23 नकली यूनिवर्सिटीज हैं। हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है और हमारे यहाँ 65% माँ बाप ऐसे हैं जो कि अपनी आधी से भी ज्यादा कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा देते हैं। ये सब हमें मूवी के एंड पर बताया जाता है और इस तरह मूवी का बहुत कमाल का एंड होता है। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।